हेलो सर, मेरा नाम सूरज है और मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और मैं आपके वीडियोस देखते रहता हूँ ऑडिट वगैरह के। तो जी। मेरे मन के अंदर कई सारे सवाल आ रहे थे। जी आपने पूछिए। अपने प्रीवियस वीडियो में कई बार मेंशन किया था कि भिवंडी में भी अर्थक्वेक आते हैं, तो मुझे हम्म, पूछना था क्या सच में भिवंडी अर्थक्वेक जोन में आता है? जी हाँ। भिवंडी अर्थक्वेक जोन में आता है। हम्म। और उसका जोनिंग का जो है प्लान बाकायदा बना है गवर्नमेंट ने। हम्म। मैं आपको दिखा सकता हूँ। हम्म। और कैसा है कि अर्थक्वेक जोन में आता है। अर्थक्वेक आता है ये नहीं बोल सकते हम। हम्म। हाई इंटेंसिटी के नहीं आएंगे, लेकिन हाईएस्ट के नीचे जो फोर्थ जोन है उसमें आता है भिवंडी। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं जो जोन चलेगा चलेगा सर। मैप है गवर्नमेंट का बना हुआ। हम्म। ठीक है। मैं ये अगर आप देखो ना, तो पूरे इंडिया का हमारा मैप बना हुआ है। जी। इसमें तो कोई जोन वन वन में तो कुछ भी नहीं है। जी। टू से स्टार्ट हो रहा है, टू जी। थ्री फोर एंड फाइव। जी। तो पहले भिवंडी जो है तो जोन थर्ड में आता था, जी। जिसमें मॉडरेट मतलब अर्थक्वेक थोड़ा बहुत आने के चांसेस हो सकते थे। हम्म। मगर 2002 में जब से ये जोनिंग चेंज हुई है, हम्म। वहाँ अहमदाबाद का, कच्छ भुज का और खिलाड़ी का जो अर्थक्वेक आया था, उसके बाद हम्म। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एरिया हुई है। हम्म। और रिकनसाइल किया गया कि भाई कौन सा जोन ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी टू द अर्थक्वेक से। हम्म। इसमें फिर भिवंडी को डाला गया। थाना है, हम्म। मुंबई भी आ रहा है। अब देखिए यादव एजेंसी का जी। जी। सब दिख रहा है। हम्म। ये हमारा महाराष्ट्र है। हम्म। और ये रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र इसमें हम्म। कम में आ रहा है, मगर ये पोर्शन आप देखिए कोस्टल एरिया जी। तो जोन 4 में आ रहा है, हाईएस्ट जोन में आ रहा है करके। और सर, ये पूछना है कि उसको जोन 4 में क्यों रखा गया है और भिवंडी में क्यों आ रहे हैं अर्थक्वेक, मतलब नहीं, अर्थक्वेक उसके भिवंडी। कारण क्या होते हैं? जैसे कि बहुत बार होते हैं, अगर पहाड़ी इलाका है तो वहां पे अर्थक्वेक आते हैं, या टेक्टोनिक प्लेट्स अगर हिलते हैं तब फिर अर्थक्वेक आते हैं। तो भिवंडी में क्यों थोड़े बहुत जो झटके महसूस होते हैं, जो जोन 4 में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? मे बी ड्यू टू कोस्टल एरिया। ओके। अरेबियन सी में हो सकता है कि भाई डीप ज़्यादा हो, जो भी हो। हम्म। और ये बाय नेचर है, मतलब ओके। नेचर अपना रास्ता तय करता है, हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जी। पहले कम होता था, अब ज़्यादा क्यों हो रहा है। जी। अब आप देखेंगे वेदर चेंजेस भी बहुत जगह हो रहे हैं। जी। तो वेदर इफेक्ट तो होते ही है करके। जी। वेदर चेंज मतलब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हम्म। तो गर्मी बढ़ रही है। जी। गर्मी बढ़ने का भी कारण बहुत बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, मतलब हम्म। इसके अंदर में हम लोग खासतौर से ये नहीं बोल सकते कि भाई यही वजह होगी। हम्म। मगर ये फिर भी ये स्टडीज जो है बेस्ड ऑन हम्म। एक्सपीरियंस होता है। अच्छा। मतलब इसका कोई पैरामीटर नहीं कि बस यहाँ बता दिया और ये हो गया अच्छा। करके। ये भी गवर्नमेंट की काफ़ी मशीनरी लगी रहती है, ओके। पूरे एरिया की स्टडी करते हैं। और हम्म। सालों लग जाते हैं, मतलब डिफाइन करने में कि एरिया हम्म। किस जोन में पड़ता है करके। अच्छा। अभी ये जो अर्थक्वेक आने के बाद जो फिर से स्टडी होती है कि भाई क्या हुआ, हम्म। कैसे हुआ था, हम्म। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एपिसेंटर कहाँ था। हम्म। तो सब डिफाइन होने के बाद फिर प्लानिंग तय करते हैं कि भाई ये फाइनल प्लान अभी फिलहाल इम्प्लीमेंट ये हो रहा है। ऐसा। और जैसे आपने जैसे बताया बहुत सारी मशीनरी लगी हुई होती हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, तो गवर्नमेंट बताती है नॉर्मल लोगों को कि यहाँ पे अर्थक्वेक इतने में आया था और इतना जो भी उसका वेव रहता है? नहीं नहीं, आप देखें ना, मतलब जो बुर्ज खलीफा बनाया गया जी। उसकी 125 साल बैक, 125 साल बैक हिस्ट्री ली गई। हम्म। 125 साल पहले यहाँ पे विंड प्रेशर क्या था, जी। यहाँ पे अर्दन मोमेंट क्या था, हम्म। वो स्टडी करते हुए हम्म। उसका सिमुलेटर बनाया गया, मॉडल बनाया गया। अच्छा। उसको बाकायदा उतनी हवा छोड़ करके उसको देखा गया, बेंड हो रहा है कि नहीं, टिल्ट हो रहा है कि नहीं, वो सब अच्छा। देखने के बाद डिफाइन किया गया। अच्छा। तो वो स्टडी करने में उनको 4 साल लग गए। अच्छा। बराबर वो लोग पूरी स्टडी करने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। अच्छा। ऐसी जो जोनिंग होती है उसके बारे में गवर्नमेंट पूरी बैक स्टडी, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि आप अपने पास्ट से सीखो, पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट जी। में क्या था, फ्यूचर आपका कैसा होगा। जी। तो अभी डेवलप होते जा रहे हो हिसाब से पुरानी स्टडीज को ध्यान में और रखना। सर, आपको तो पता ही है भिवंडी में लोगों के, नॉर्मल लोगों के घर कैसे होते हैं और कई जगहों पे बिल्डिंग्स भी हैं। तो नॉर्मल घरों पे और बिल्डिंगों पे क्या इम्पैक्ट आता है अर्थक्वेक का? जो माइनर लेवल पे भी आ रहा है अर्थक्वेक, तो क्या इम्पैक्ट आता है? देखो, जो बैठे मकान जिसको बोलते हैं ना हम लोग, हम्म। चाल सिस्टम और ये, हम्म। तो वो उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, हम्म। अनलेस के बनाने में कोई मिस्टेक की गई हो। हम्म। मतलब उसका फाउंडेशन अच्छी जगह पे रखा गया हो, मतलब हम्म। हार्ड स्टेटम पे रखना चाहिए फाउंडेशन। बहुत सॉफ्ट सॉइल में रखेंगे तो हो सकता है उसका प्रेशर से हो जाए। हम्म। उसके बाद उसकी बनावट में लिंटल वगैरह का बराबर प्रोविजन हो, हम्म। तो बैठे मकान को उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है।
और बैठे मकानों में जान जाने का खतरा कम रहता है, क्योंकि लोड्स कम रहते हैं। ऊपर से कोई चीज़ जब गिरती है या दीवार वगैरह गिरती है तो माइनर मतलब इंजरी बड़ी भी हो सकती है, कभी कुछ नीचे सो रहा तो, लेकिन फिर भी उसमें नुकसान कम है। और जो बड़े मकान है उसको उसमें इम्पैक्ट पड़ता है तो उसमें सिम्टम दिखते हैं, क्रैक आया हुआ है, मतलब हाथ की लकीर जैसा क्रैक दिखता है, कभी बड़ा दिखता है या कोई फ्रेम में क्रैक दिखता है, तो उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए मतलब या तो खाली करना चाहिए या तो रिपेयर करने की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं सर, जब बहुत लोग ऐसा नज़रअंदाज कर देते हैं जो माइनर क्रैक्स आते हैं दीवार पे कभी कभी, तो क्या करना चाहिए? इसके फेवर में मैं नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि हमेशा मैंने कहा है कि छोटी चीज़ जो है बाद में बड़ी बीमारी बन जाती है। और जैसा कि आप मेरे दूसरे वीडियोस में देखोगे, उसमें मैंने बहुत बार कहा है कि एक जुमला था ना, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। तो ऐसी नेवर अंडर एस्टिमेट ए क्रैक इन योर बिल्डिंग। आप अपनी बिल्डिंग में कोई माइनर क्रैक को अंडर एस्टिमेट मत करो, ऐसे ही है करके। और नहीं समझ में आता तो दिखाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजीनियर्स बहुत हैं भिवंडी में और भी हर जगह पर है, तो पहली फुर्सत में उसको दिखा दो। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप एहतियात करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये जो इम्पैक्ट बड़ी बिल्डिंगों में पड़ता है, अपने समझ में नहीं आया तो इंजीनियर को बुला के दिखाओ। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो उसके इन्वेस्टिगेशन है, अच्छी टीम है, बड़े बड़े इंजीनियर्स उसमें काम कर रहे हैं। और एक सवाल ये भी आता है, बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं जो कि अभी चीज़ें कंप्लीट ही किए हैं और उनको पता नहीं रहता है, वो इन सारी बातों को नज़रअंदाज करके जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो आप उनको क्या सीख देना चाहोगे, बोलना चाहोगे आप? नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे इंजीनियर से, जो मतलब क्या होता है बहुत सी चीज़ आदमी कॉलेज में पढ़ता नहीं है, या बोलते हैं ना 100 मार्क्स के क्वेश्चन में किसी को 80 मिलते, किसी को 60 भी मिलता, कोई 40 पे भी पास होता है। तो उतनी स्टडी होगी उतना नॉलेज होगा करके। लेकिन क्या है कि डिग्री मिलने के बाद या डिप्लोमा मिलने के बाद आपको पढ़ने से किसी ने रोका नहीं। ऐसा नहीं कि भाई ये डिग्री हो गई तो बुक साइड में रख दी जाए, बुक कभी भी खोल के देख सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं करके। और बनाते वक्त में जो सुपरविजन के जो पार्ट है, वो बोलते हैं कि बगैर प्रैक्टिकल नॉलेज के आपको, एक जुमला था ना, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो नो नॉलेज विदाउट कॉलेज इंजीनियर के लिए ज़रूरी कंपल्शन है कि सुपरविजन में भाग लेवे, साइट्स को देखे, साइट पे काम कैसे होता देखे। अब उसकी बनावट के टाइम में फाउंडेशंस बराबर रखे गए कि नहीं, एक्सकेवेशन बराबर हुआ है, तो उसकी जो अपने को डिजायर्ड SBR चाहिए मिली कि नहीं, SBC जो सेवरी कैपेसिटी लगती है वो है कि नहीं, और जो साइज दी गई है डिज़ाइन के हिसाब से वो जगह पे एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं। उसके बाद टाई बीम्स के काम को बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि अर्दन मोमेंट में क्या होता है, प्रेशर नीचे से ही आता है और बिल्डिंग नीचे से हिलती है पहले। तो जितना बड़ा सिलेंडर बनेगा, जितनी बड़ी बिल्डिंग रहेगी वैसा हिलेगी। जैसा आपका टाई रहेगा उतना मजबूती से उसको मतलब विथहोल्ड करेगा। अर्थक्वेक के प्रेशर को मतलब क्या होता है कि एक्शन और रिएक्शन के जो फॉर्मूला है उतने ही ताकत से रिएक्ट करेगा, तो फिर बिल्डिंग गिरने से बच जाएगी। और जहाँ वो फोर्स ने मतलब बिल्डिंग को ओवरकम कर लिया तो बिल्डिंग गिरा देते हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा। तो ये कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक से इतना ही बोलूँगा कि जो इंजीनियर्स इस लाइन में है उनको और ज़्यादा केयर करना चाहिए। और पूछने में क्या जाता है भाई, कोई चीज़ किसी से पूछने में क्या जाता है। जी सही बात है। नहीं आता है या काय कोई समझने के नहीं आता, माँ के पीछे तो कोई सीखे नहीं आता। जाहिर सी बात है। आइंस्टाइन ने भी जो बड़े बड़े इन्वेंशन किए, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बने, तो पैदाइश वही थी, उसी लेवल से सीखा, पढ़ा बढ़ा, उसके बाद अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके कुछ ऐसा कर गए कि दुनिया उनको याद रखती। तो आप लोग भी समझने के लिए और सीखने के लिए कोई बुरी बात नहीं है। अगर आज भी हम लोगों के पास भी कोई ऐसी बात होती तो आई इवन फोन टू माय सीनियर्स कि भाई यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और बात करते हैं हम लोग आपस में। और सीखना चाहिए, सीखना अगर छोड़ देंगे ना तो फिर समझो लाइफ खत्म हो जाएगी। आपको सीखना जरूरी है। जी बढ़िया, ये तो मेरे थे इतने सवाल जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैंने पूछ लिया। तो अभी जो नॉर्मल व्यूअर्स है, आप उनको क्या कहना चाहोगे कि उनको भी सवाल पूछने चाहिए जो भी उनके दिमाग में चल रहा है? देखो, सवाल काम के पूछना चाहिए। हमेशा सवाल पूछने वाला आदमी भी जो है ना कंफ्यूज रहता है। सवाल पूछना चाहिए। और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आप डालिए सवाल जो भी आपको लगते हैं ना, तो मैं कोशिश करता कि मेरे सारे व्यूअर्स को जवाब बराबर दे सकूं। और अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।